नमस्ते दोस्तों, साहित्य सार में आप सभी का स्वागत है। हिंदी साहित्य की प्रतियोगिता परीक्षाओं में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है देवनागरी लिपि। इस वीडियो यूजीसी नेट सेट केटेट कैटेगरी 3, 4, पीजीटी, टीजीटी, बीए, एमए छात्रों के लिए है। इस वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में इस वीडियो के अंतर्गत लिपि का विकास, लिपि विकास की विभिन्न अवस्थाएं, देवनागरी लिपि का अर्थ और परिभाषा, ब्राह्मी से विकसित भारतीय लिपियां, देवनागरी का नामकरण, निष्कर्ष, वस्तुनिष्ठ प्रश्न आदि आते हैं। लिपि का विकास। सबसे पहले लिपि से संबंधित पंडित कामता प्रसाद गुरु का कथन सुनेंगे। लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं वे भी वर्ण कहलाते हैं, पर जिस रूप में यह लिखे जाते हैं उसे लिपि कहते हैं। उच्चारित ध्वनि संकेतों की सहायता से भाव या विचारों की अभिव्यक्ति भाषा कहलाती है। भाषा किसको कहते हैं? उच्चारित ध्वनि संकेतों की सहायता से भाव या विचारों की अभिव्यक्ति भाषा कहलाती है तथा लिखित वर्ण संकेतों की सहायता से भाव या विचारों की अभिव्यक्ति लिपि कहलाती है। तो भाषा और लिपि इन दोनों में फर्क क्या है? उच्चारित ध्वनि संकेतों की सहायता से भाव या विचारों की अभिव्यक्ति भाषा है, तो लिखित वर्ण संकेतों की सहायता से भाव या विचारों की अभिव्यक्ति लिपि कहलाती है। विश्व की प्राचीनतम लिपि चित्रलिपि एवं भारत की प्राचीनतम लिपि सैंधव लिपि मानी जाती है। तो इम्पोर्टेंट है, विश्व की प्राचीनतम लिपि है चित्रलिपि एवं भारत की प्राचीनतम लिपि सैंधव लिपि मानी जाती है। लिपि विकास की मुख्यतः निम्न अवस्थाएं मानी जाती है। सबसे पहले है चित्रलिपि, दूसरा है प्रतीक लिपि, तीसरा है भाव लिपि और अंत में ध्वनि लिपि का विकास। सबसे पहले चित्रलिपि है। भाषा को स्थायित्व देने की दिशा में मनुष्य के द्वारा की गई कोशिशों में चित्रलिपि का निर्माण प्रथम माना जाता है। दूसरे चरण में प्रतीक लिपि का विकास हुआ है। तीसरे चरण में भाव लिपि है। भाव लिपि माने आप लोगों को मालूम है, क्योंकि हमने व्हाट्सएप में अपनी भावों को प्रकट करने के लिए माने उसमें खुशी या दुख को दिखाने के लिए इमोजी का इस्तेमाल करते थे, वही है भाव लिपि। लेकिन मानव को समझ में आ गया इन तीनों लिपियों के माध्यम से भाषा का पूर्ण रूप में संप्रेषण करने में दिक्कत होते हैं। अंत में मनुष्य की शोध बुद्धि ने आगे चलकर ध्वनि लिपि का विकास किया है। ध्वनि लिपि दो तरह के हैं। सबसे पहले है अक्षरात्मक, दूसरा है वर्णात्मक। ध्वनि लिपि क्या क्या है? सबसे पहले अक्षरात्मक है। अक्षरात्मक माने सिलेबिक, भारत की सारी लिपियां अक्षरात्मक है। दूसरा है वर्णात्मक, अल्फाबेटिक माने रोमन लिपि वर्णात्मक है। अक्षरात्मक लिपि में लिपि चिन्ह अक्षर को प्रकट करते हैं तथा वर्णात्मक लिपि में लिपि चिन्ह वर्ण को प्रकट करते हैं। तो सबसे पहले क्या था? अक्षरात्मक लिपि में लिपि चिन्ह अक्षर को प्रकट करते हैं, वर्णात्मक लिपि में लिपि चिन्ह वर्ण को प्रकट करते हैं। तो देवनागरी लिपि अक्षरात्मक लिपि है। सबसे इम्पोर्टेंट है, देवनागरी लिपि अक्षरात्मक लिपि है। अक्षरात्मक लिपि ऐसे बोलने का कारण क्या था? जिसमें व्यंजन और स्वर मिलकर, कैसा है? व्यंजन और स्वर मिलकर अक्षर बनाते हैं। उदाहरण के रूप में क प्लस आ, इन दोनों को जोड़कर का अक्षर बनाते हैं। इसलिए देवनागरी लिपि को हम क्या कहते हैं? देवनागरी लिपि को अक्षरात्मक लिपि कहते हैं, क्योंकि व्यंजन और स्वर मिलकर अक्षर बनाते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में आप लोगों से एक सवाल है। देवनागरी लिपि है, इसमें 4 ऑप्शंस है, वर्णात्मक, चित्रात्मक, भावात्मक, अक्षरात्मक। कौन सा उत्तर सही है? देवनागरी लिपि अक्षरात्मक है। देवनागरी लिपि का अर्थ और परिभाषा। सबसे पहले देवनागरी लिपि का अर्थ।
देवभाषा संस्कृत की वर्णमाला के ध्वनि संकेतों को प्रयुक्त करते हुए लिखी जाने वाली लिपि को देवनागरी लिपि कहा जाता है। आधुनिक भारतीय भाषाओं में हिंदी, मराठी और संस्कृत देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में आप लोगों को यही नोट करना है, हिंदी, मराठी और संस्कृत कौन सी लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। दूसरा है परिभाषा। देवनागरी भारत की प्राचीन राष्ट्रीय लिपि ब्राह्मी। तो आप लोगों को मालूम है देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ है? ब्राह्मी लिपि से हुआ है। इसलिए परिभाषा में यही हमें देखने को मिलते हैं। देवनागरी भारत की प्राचीन राष्ट्रीय लिपि ब्राह्मी का परिवर्तित वैज्ञानिक वर्णमूलक ध्वनि लिपि का वह रूप है जिसमें भाषा की प्रत्येक उच्चारित ध्वनि को अंकित करने की क्षमता है, और यह वह लिपि है जो भारत की सभी भाषाओं के लेखन की क्षमता से युक्त है। भारत में प्राचीन समय में 3 लिपियां प्रचलित है। वही 3 लिपियां क्या क्या है देख लीजिए यहाँ। सिंधु घाटी लिपि, खरोष्ठी लिपि, तीसरा ब्राह्मी लिपि। तो भारत में प्राचीन समय में 3 लिपियां प्रचलित है, सिंधु घाटी लिपि, खरोष्ठी लिपि और ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि का प्राचीनतम प्रयोग 500 ईस्वी पूर्व या बौद्धकालीन युग में हमें देखने को मिलते हैं। प्रोफेसर बूलर के अनुसार ब्राह्मी लिपि में 41 अक्षर थे, उसमें 9 स्वर और 32 व्यंजन है। ये इंपॉर्टेंट है। प्रोफेसर बूलर के अनुसार ब्राह्मी लिपि में 41 अक्षर है, इसमें 9 स्वर और 32 व्यंजन है। एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? ऑप्शंस, सिंधु घाटी लिपि, दूसरा है खरोष्ठी लिपि, तीसरा ब्राह्मी लिपि, चित्र लिपि। तो देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ब्राह्मी से विकसित भारतीय लिपियां। गुप्त काल के आरंभ में ब्राह्मी लिपि का 2 भागों में विभाजन हो गया था। एक है उत्तरी शैली, दूसरा है दक्षिणी शैली। दक्षिणी शैली से तेलुगु, तमिल, कन्नड़ लिपियों का विकास हुआ है। उत्तरी शैली से निम्नलिखित लिपियों का विकास हुआ है। सबसे पहले है गुप्त लिपि। तो गुप्त लिपि, इस लिपि का नाम गुप्त वंशी शासकों के लेखों में प्रयुक्त होने के कारण गुप्त लिपि नाम मिला है। दूसरा है कुटिल लिपि या सिद्ध मातृका लिपि। यह हम नोट करना है आप लोगों को, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कुटिल लिपि या सिद्ध मातृका लिपि। कुटिल लिपि नाम क्यों मिला? अक्षरों की आकृति कुटिल होने के कारण इसका नाम कुटिल लिपि पड़ा है। इसका विकास गुप्त लिपि से माना जाता है। कुटिल लिपि से प्राचीन नागरी और शारदा लिपियों का भी विकास हुआ है। तो कुटिल लिपि से किसका विकास हो गया? कुटिल लिपि से प्राचीन नागरी और शारदा लिपि का भी विकास हो गया। इसी प्राचीन नागरी को दक्षिण में नंदी नागरी भी कहते हैं। प्राचीन नागरी को दक्षिण में क्या कहते हैं? प्राचीन नागरी को दक्षिण में नंदी नागरी भी कहते हैं। दूसरा है शारदा लिपि। इस लिपि का प्रसार कश्मीर और पंजाब प्रांत में पाया जाता है। वर्तमान कश्मीरी, टकारी तथा गुरुमुखी लिपियों की उत्पत्ति शारदा लिपि से हुई है। तो देवनागरी लिपि का उद्भव कुटिल लिपि से होने की बात बहुत से विद्वानों ने स्वीकार की है। इंपॉर्टेंट है, देवनागरी लिपि का उद्भव कुटिल लिपि से होने के बाद बहुत से विद्वानों ने स्वीकार की है। ब्राह्मी लिपि से कुटिल लिपि का विकास 4वीं शताब्दी में और इस कुटिल लिपि से 9वीं शताब्दी के बाद प्राचीन नागरी लिपि का विकास हुआ। तो इस कुटिल लिपि से 9वीं शताब्दी के बाद प्राचीन नागरी का विकास भी हुआ है। तो प्राचीन नागरी से ही आधुनिक काल की नागरी या देवनागरी, गुजराती, महाजनी आदि लिपियों का विकास हुआ। तो
सबसे इम्पोर्टेंट यही है, प्राचीन नागरी से ही आधुनिक काल की नागरी या देवनागरी, गुजराती, महाजनी आदि लिपियों का विकास हुआ है। इसलिए यह कहा जाता है कि देवनागरी ब्राह्मी का ही परिवर्तित रूप है। इसलिए यह कहा जाता है कि देवनागरी ब्राह्मी का ही परिवर्तित रूप है। सिद्ध मातृका लिपि को डॉक्टर बुलर ने न्यून कोर्निया लिपि नाम दिया है। यही लिपि कालांतर में कुडिल लिपि नाम से प्रसिद्ध हुई है। एग्जाम की दृष्टि में देखते वक्त एक इम्पोर्टेंट है, सिद्ध मातृका लिपि को डॉक्टर बुलर ने क्या नाम दिया है? तो सिद्ध मातृका लिपि को डॉक्टर बुलर ने न्यून कोर्निया लिपि नाम दिया है। यही लिपि कालांतर में कुडिल लिपि नाम से प्रसिद्ध हुई है। यही है ब्राह्मी से विकसित भारतीय लिपि। इससे देवनागरी लिपि का विकास कैसा हो गया है, इस सभी बातों को हमने इस स्लाइड में डिस्कस की है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, प्राचीन देवनागरी का विकास किससे हुआ है? इसमें 4 ऑप्शंस है, कुटिल लिपि, सेमेटिक लिपि, गुरुमुखी से, नेपाली से। तो उसका सही उत्तर क्या है? प्राचीन देवनागरी का विकास कुटिल लिपि से हुआ है। अगला है देवनागरी का नामकरण। इस लिपि का नाम देवनागरी क्यों पड़ा? इस संबंध में काफी अनुमान किया गया है। अनुमान पर आधारित अनेक विद्वानों के मत इस प्रकार है। सबसे पहला मत सुन लीजिए। मुख्य रूप से नगरों में प्रचलित होने के कारण इसका नाम नागरी पड़ा है। दूसरा पॉइंट है, देवनगर अर्थात काशी में, कहा? काशी में प्रचार होने के कारण इस लिपि का नाम देवनागरी हो गया। तीसरा पॉइंट है, देवभाषा संस्कृत के लिए प्रयुक्त होने के कारण वह लिपि देवनागरी कहलाई गई है। चौथा पॉइंट है, गुजरात के नगर ब्राह्मणों द्वारा अपनाए जाने के कारण इसका नाम नागरी पड़ा। और अंत में प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार में, बौद्ध ग्रंथ है ललित विस्तार, उस ललित विस्तार में वर्णित नागरी लिपि से नागरी नामकरण हुआ है। इसमें मैंने 5 मत दिए हैं। ऊपर बताए गए विभिन्न मतों में से अधिकतर विद्वान पहले मत अर्थात नगर से नागरी शब्द के बनने का ही समर्थन करते हैं। देवनागरी का सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात के राजा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करना है आप लोगों को। देवनागरी का सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात के राजा जयभट्ट, उसका समय सीमा है 7वीं से 8वीं सदी है। तो गुजरात के राजा जयभट्ट के एक शिलालेख में देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया है। निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि देवनागरी लिपि का संबंध संस्कृत भाषा से है। माना जाता है कि देवनागरी और कई अन्य आधुनिक भारतीय भाषाओं की लिपियों का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। देवनागरी प्राचीनता और लोगों के व्यवहार में सबसे अधिक प्रयुक्त हुई है। इसके अधिकांश वर्ण गुजराती और मराठी से तथा कई वर्ण गुजराती, बांग्ला, असमिया आदि से मिलते जुलते हैं। अतः निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि देवनागरी को आज राष्ट्रलिपि का पद प्राप्त हुआ है। तो इस वीडियो में हमने देवनागरी लिपि से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों और उसके साथ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को भी हमने चर्चा की है। आप लोगों को इस वीडियो पसंद आए तो साहित्यसार जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अगले वीडियो में हम मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।